हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्टिविटी एजुकेशन। दोस्तों, अभी हम लोग बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि किसके आक्रमण से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार की नीति को अपनाया। तो ए में दिया हुआ है मंगोलों से, बी में तैमूर लंग से, और सी में अपने पड़ोसी राजाओं से, और डी में दिया है तुर्कों से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति को अपनाया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम लोग जान लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है, मंगोल आक्रमण सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुए थे। ठीक है, लेकिन खिलजी जो है अपने रणनीति के से उनके विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जानेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक का है। ठीक है, इन्होंने जो है अमीरों तथा धार्मिक कार्यों के लिए दी गई भूमि को छीनकर इसे खालसा भूमि में बदल दिया था। ठीक है, खालसा भूमि का अर्थ होता था राजकीय भूमि। और जहां तक इसके निर्माण कार्य के विषय में सवाल है, तो इन्होंने जो है ये दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नाथुला दर्रा अवस्थित है। तो ए में दिया हुआ है ट्रांस हिमालय में, बी में महान हिमालय में, सी में मध्य हिमालय, डी है शिवालिक हिमालय में। तो देखिए, ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय जो है, ये हिमालय के अलग अलग क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। ठीक है, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी को जो है इसको ट्रांस हिमालय कहा गया है। ठीक है, और इस श्रेणी को जो है इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और बी में है महान हिमालय। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट और तथा हिमालय में भी जो चोटी है, ये सारे ये महान हिमालय के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें माउंट एवरेस्ट भी है, माउंट एवरेस्ट हो या फिर जो कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये सब महान हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सी में दिया हुआ है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को जो है हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश के बाद आसपास के क्षेत्र को मध्य हिमालय के नाम से जाता है। तो मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके पश्चिम वाले भाग को, इसके पश्चिमी भाग को दून कहते हैं। ठीक है, जैसे देहरादून, इसी से देहरादून बना है। ठीक है, और पूर्वी भाग को द्वार कहते हैं, इसी से हरिद्वार बना है। ठीक है, और डी में दिया हुआ है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी। ठीक है, अब सवाल क्या कर रहा है कि नाथुला दर्रा किस रूप में, तो नाथुला दर्रा जो है ये महान हिमालय में अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसके तीनों ओर जल हो और एक और स्थल हो तो क्या कहलाता है। तो ए में दिया हुआ है द्वीप, बी में दिया हुआ है प्रायद्वीप, सी में दिया हुआ है खाड़ी, और या डी में एवलांच। तो देखिए, इसके विषय में हम लोग जानेंगे द्वीप किसको कहा है। तो द्वीप वैसे स्थल खंड को कहा जाता है जिसके चारों ओर पानी हो और उसके बीच में वो एक स्थल भाग हो। ठीक है, तो उसको द्वीप कहा जाता है। बी में प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वैसे स्थल को कहा जाता है जिसके 3 ओर जल हो तथा एक और स्थल। ठीक है, और खाड़ी वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जिसके तीनों ओर स्थल हो और एक ही भाग में एक ओर जल है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है, कह रहा है कि 3 ओर जल और एक ओर स्थल, तो ये प्रायद्वीप काल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कितने वर्षों की सजा पाने पर संसद का सदस्य चुने जाने से अयोग्य हो जाते हैं। तो यदि 2 वर्ष से अधिक उनको सजा सुनाया जाए अदालत के द्वारा, तो वो संसद का सदस्य चुने जाने से अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ सजा सुनाने के बाद होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपराध करते हैं और अदालत के द्वारा उसे 2 वर्ष से अधिक सजा मिल जाए, तो वो संसद के सदस्य चुने जाने से योग्य नहीं हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस इतिहासकार ने सिंध का अभियान फिरोज तुगलक को मूर्खता एवं कूटनीतिक अयोग्यता बताया। तो डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद ने बताया था कि सिंध का अभियान फिरोज तुगलक का एक मूर्खता अभियान था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तब देखिए, सिंध के अभियान के विषय में जानेंगे और फिरोज तुगलक के विषय में। तो फिरोज तुगलक का अंतिम अभियान जो था वो सिंध अभियान रहा था। ठीक है, तो इसे क्यों बताया गया कि मूर्खता का परिणाम। तो चूंकि देखिए, इसमें क्या हुआ था कि जब फिरोज तुगलक को यह पता चला कि सिंध के शासक मंगोल के साथ गतिविधि चला रहा है, तो इन्होंने सिंध पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, लेकिन उसमें इन्होंने जल्दबाजी कर दिया था। ठीक है, उसमें आक्रमण करने के, जिसके वजह से इसको बहुत हानि भी उठाना पड़ा। जैसे देखिए, अभियान जो है ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था, जिसकी वजह से ये
इसका संघर्ष काफी लंबा रहा, ठीक है। और इसी बीच जो है इनके लगभग 3/4 घोड़ा भूखमरी और महामारी से मर गए, ठीक है। तो जब इस युद्ध के दौरान फिरोज तुगलक को ये एहसास हो गया कि अब उसका पराजय होने वाला है, तो उन्होंने गुजरात की तरफ चलने के लिए सोचा था, ठीक है। लेकिन एक सिंधी मार्गदर्शक ने, उन्होंने एक सिंधी लोगों से पूछा, गुजरात का मार्ग पूछा, तो उन्होंने गुजरात के रास्ता से भटकाकर दूसरा रास्ता बता दिया, ठीक है। यानी उन्होंने इसके साथ विश्वासघात करके दूसरा रास्ता भटका दिया और वो कच्छ की खाड़ी की तरफ उसको पहुंचा दिया, ठीक है। तो जिसके वजह से वहां वो फंस गए, वो और उनके सेना सभी फंस गए, ठीक है। तो फिर वो काफी मतलब वहां भी उसको संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष के बाद लगभग 6 महीने बाद दिल्ली पहुंचा। इसी कारण से डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस अभियान को मूर्खता का अभियान बताया और अयोग्यता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म नहीं होते। तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। तो इसका आंसर आग्नेय चट्टान में बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आग्नेय चट्टान के विषय में थोड़ा हम जानेंगे। जो देखिए जब पृथ्वी के भीतर से जब ज्वालामुखी होता है तो उसके अंदर उसके भीतर से लावा निकलता है, ठीक है, जिसे मैग्मा भी कहते हैं। और यही मैग्मा धरातल पर आकर जब ठंडा हो जाता है तो वो चट्टान बन जाता है, ठीक है। और वही चट्टान आग्नेय चट्टान के रूप में कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आग्नेय चट्टान के उदाहरण को हम लोग देख लेंगे। तो इसका प्रमुख उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सायोलाइट, पेरिटूटाइट आदि, ये सब जो है ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रामोसी विद्रोह मुख्य रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो देखिए रामोसी विद्रोह जो है ये भारत पश्चिमी घाट में हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोग 1822 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो चित्तूर सिंह ने किया था, सरदार चित्तूर सिंह, ठीक है। और उन्होंने इस विद्रोह के दौरान सतारा के क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र को जमकर लूटपाट मचाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की। तो पागल पंथ की स्थापना जो है वो करम शाह ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए पागल पंथ के विषय में हम लोग समझ लेंगे क्या है। पागल पंथ जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है, ठीक है। और इसका स्थापना करम शाह ने बंगाल में किया था। अब देखिए हालांकि करम शाह के समय तक पागल पंथ का कोई भी संबंध राजनीतिक से नहीं रहा था, लेकिन करम शाह के पुत्र टीपू ने इसको राजनीतिक और क्रांतिकारी रूप दिया था। और उसके बाद इन्होंने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन कर दिया, ठीक है। यदि ये पूछा जाए कि पागल पंथ को क्रांतिकारी या राजनीतिक के रूप में किसने बदला, तो इन्होंने करम शाह के पुत्र टीपू ने बदला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फराजी कौन थे। तो फराजी लोग जो है ये बंगाल के फरीदबुद के हाजी रशीदुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग जो है ये लोग विभिन्न अनेक धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक सुधार के क्षेत्र में काम किया करते, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन के विषय में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो मयूर सिंहासन को मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। और इस पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक जो है वो मोहम्मद शाह, क्योंकि इसी के समय मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया और वो जाते समय अपने साथ मयूर सिंहासन को भी लेकर चले गए। मोहम्मद शाह का शासनकाल जो है वो 1719 से लेकर 1748 तक रहा था, ठीक है। और 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कड़ी चट्टानों में उगने वाले वनस्पति को क्या कहा जाता है। ए में दिया हुआ हाइड्रोफाइट, बी में है लिथोफाइट, सी में है जेरोफाइट और डी में है क्रायोफाइट। तो देखिए ये हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट जो है ये जलीय पौधा को कहा जाता है, ठीक है। जलीय पौधा को हाइड्रोफाइट कहा है। और बी में है लिथोफाइट। तो ये लिथोफाइट जो है ये वैसे पौधे को कहा जाता है या वैसे वनस्पति को कहा जाता है जो कड़ी चट्टानों के ऊपर उगता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसी में देख लेते हैं जेरोफाइट के। तो जेरोफाइट मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को जेरोफाइट कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को जेरोफाइट कहता है। और डी में है क्रायोफाइट। तो क्रायोफाइट जो है वो टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति को क्रायोफाइट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का नगर जो है इसे रोम को कहा जाता है, ठीक है। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। तो ए में दिया हुआ है अमृत क्रांति, बी में है भूरी क्रांति, सी में सुनहरी क्रांति और डी में है कृष्ण क्रांति। तो देखिए ए में अमृत क्रांति जो है ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, ठीक है। बी में है भूरी क्रांति,
तो भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से है, और सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादन से है, और बायोडीजल उत्पादन से संबंधित ये कृष्ण क्रांति। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मृदु मलाई अभ्यारण्य स्थित है। तो मृदु मलाई अभ्यारण्य जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और ये अभ्यारण्य मुख्य रूप से हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण आदि जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्सव चलिहा साहिब उत्सव किससे संबंधित है। तो ये जो है ये सिंधियों से संबंधित है, ठीक है। सिंधी सब लोग इस उत्सव को मनाते हैं, उत्सव चलिहा साहिब, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मंदिर के सामने की दीवार में एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता था, जिसे क्या कहा जाता है। तो मंदिर के सामने में जो एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए में दिया हुआ है विमान। तो विमान में जो मंदिर के शिखर पे पिरामिडानुमा शिखर, ठीक है, जो घुमावदार ना होकर के सीधे होता था, ठीक है। तो इसको विमान कहा जाता है। बी में अंतराल, मंदिर के गर्भगृह से जो एक गलियारा गुजरता था उसे अंतराल कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समानता नहीं थी। तो ये ताप और भोग की अति परिहार, ये जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं थे। बाकी ये भी जाति वेद प्रमाणता के प्रति अनास्था ये बौद्ध धर्म में भी थे और जैन धर्म में। कर्मकांडों की फल का निषेध ये जैन धर्म के लोग भी पालन करते थे और ये भी, ठीक है। और प्राणियों का निषेध भी दोनों धर्म के लोग मानते थे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ए में दिया हुआ है मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक है। तो ये सही है, मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक। और बी में दिया हुआ है बुद्ध चरित्र का लेखक वसुबंधु है। तो बुद्ध चरित्र का लेखक जो है ये वसुबंधु नहीं है, ये अश्वघोष है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति किससे संबंधित है। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये चुनाव सुधार से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम लोग जान लेंगे। तो 1998 में भाजपा नीति सरकार, यानी उस वक्त की सरकार जो थे वो भाजपा की सरकार थे, भाजपा की सरकार ने चुनाव खर्च को सरकार द्वारा वहन को लेकर पूर्व गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था, ठीक है। इस समिति ने 1999 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसके अनुसार इसने सरकार के द्वारा चुनाव खर्च के वहन को उचित बताया था, ठीक है। तो इस तरह से इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।